अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और इस्लामाबाद में रहने वालों से आज मेरा सवाल है कि जो हमारी तरह सुबह निकले हैं अपने अपने घरों से, जो अभी निकल रहे होंगे, वो शायद ये सोच के निकले होंगे या निकल रहे होंगे कि इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह थोड़ी डिफरेंट थी। बाहर जिस तरह सड़कें थोड़ी सी गीली थी। अच्छा सबीन, आपके इलाके में कोई बारिश नहीं हुई? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि हम कौन सी नहीं थी वैसे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ सेक्टर्स में बारिश हुई है। तो जो आप मेरी जगह की बात करें, मेरे इलाके में बारिश नहीं हुई है। मतलब मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन चले जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश। आपका ही हुआ। हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश नहीं हुई। बिल्कुल हल्की फुल्की भी नहीं? नहीं। ओके, पता नहीं। अब ये है कि सुबह जितनी जल्दी हम निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता। नहीं, ये भी एक इशू होता है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो अंधेरा होता है। सो उसकी वजह से भी आपको नहीं पता चल रहा होता कि सड़कें रात पे बारिश हुई है या नहीं हुई। रोशनी थोड़ी हो तो फिर वो आपको थोड़ी सड़कें गीली और वो पता भी गाड़ी में हेडलाइट्स की ऑप्शन होती है, ऑन किया करें तो नजर आएगा आपको। वो हमारा फोकस जो है वो ड्राइविंग के ऊपर ज्यादा हो जाता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं आज सुबह जब मैं निकला सबीन तो सड़कें थोड़ी सी गीली ओके। गाड़ी के ऊपर भी महसूस हो रहा था कि ज्यादा नहीं, या तो वो बारिश थी या तो कोई ऐसा माहौल था रात को कि होता ना कि औस इतनी ज्यादा पड़े कि वो बाज़-औक़ात वो फील होता है। लेकिन नहीं, मैंने सुना था कि कुछ सेक्टर्स में बारिश वाला मौसम। तो आप बताएं जी, आपके सेक्टर में बारिश हुई है या नहीं हुई है? अच्छा, ये इस्लामाबाद की नहीं, हमसे बात करें। आप ओवरऑल भी हमें जरूर बताएं कि कहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कहाँ पर बारिश हो रही है, आपके इलाके का मौसम कैसा है, हमें बताएं। और आप उस मौसम में क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमें गाजर के हलवे बनना शुरू हो जाते हैं शुएब, और मतलब हर घर की, हर इलाके की अपनी कुछ रसूमात होती है। ओए होए, वेरी हैवी। अच्छा, गाजर के हलवे का जिक्र आपने छेड़ा सबीन, आपको पसंद है वैसे गाजर का हलवा? दिल कर गया खाने का? मेरा दिल कर रहा है खाने का, वैसे मैं रोज खा रहा हूँ आजकल। मैं आपकी बेगम ने मेरे लिए भी बना के भेजा था और वो बड़ा मजे का था बाय द वे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि बाकी टीम को पता चले ताकि सब उससे फायदा उठाएं और उसके सबीन को भी भेजें और हमें भी खिला दें। हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ हाथों का जायका चखा जाए ना, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा। चाहे वो कराची के किसी इलाके से हमारे लिए हलवा आ जाए, मेरे लिए कराची से भी हलवा है तो बहुत मजे का हलवा था, वो अच्छा होता है ना। मेरा तो फेवरेट है कराची का। दोस्त इन इलाके को तो बड़ा अच्छा होता है ना, बड़ा ख्याल रख रही है। और वो आते जाते रहे तो और अच्छा होता है। जैसे आपने देखा वो जीबी में आपके जो दोस्त होते हैं वो चेरीज के आपको चेरीज भेज रहे होते हैं, और वो चेरीज ऑनेस्टली आपको नहीं कहीं और से मिल रही होती है। वो इतनी बड़ी बड़ी चेरी होती है, इतनी मजे मजे की। अभी चेरी का मौसम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब मौसम आएगा हम इस पर जरूर किसी वक्त बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा। या आज पाकिस्तान के हवाले से भी कोई मुस्बत खबर आपके पास? एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास खेल के मैदान से, और स्क्वॉश में कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। एक ऐसा इवेंट जिसमें पाकिस्तान इन डिफरेंट एज कैटेगरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हम उसकी बात कर लेते हैं। एडिनबरा में ये इवेंट जारी है, स्क्वॉश जूनियर ओपन टूर्नामेंट, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन्होंने अच्छी पोजीशंस हासिल की हैं, जो बॉयज अंडर 13, बॉयज अंडर 15, बॉयज अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13। आई मीन वाओ, यहाँ पर चारों कैटेगरीज में किस तरीके से पाकिस्तानीज आगे बढ़े हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बॉयज अंडर 13 की बात करें, इसके फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने स्पेन के हरीफ को हराया है और 3-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है। बॉयज अंडर 15 की बात करें तो यहाँ पर इस फाइनल में हुज़ैफा शाहिद ने सिंगापुर के रेहान सिंह को एक टफ मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी है। बॉयज अंडर 17 की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के अजान खान है, स्विट्जरलैंड के प्लेयर को उन्होंने शिकस्त दी है। और इसके अलावा गर्ल्स अंडर 13 की बात करें तो भारत की जो प्लेयर है उनको शिकस्त दी गई है और ये इवेंट अपने नाम किया है हमारी जो जबरदस्त प्लेयर है महानूर अली, उन्होंने। जबरदस्त। देखिए, ये बड़ी बड़ी खबरें होती हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं। बाज़ औक़ात हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल तो कर रहे होते हैं, बट उनको जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है ना, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती। बाज़ औक़ात हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह आकर ऐसी पाकिस्तान के हवाले से जो खबर हो वो हम आपसे जरूर शेयर करें। आज की राइजिंग पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करने वाले हैं। डिफरेंट फील्ड से उनका ताल्लुक है, कहीं पर कोई अच्छे से मोमेंट कैप्चर करता है, कहीं पर अगर देखा जाए तो किस तरह से आप इतना ख्याल रखना है वो आपको बता रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, आज हम बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट्स में मल्टीपल टॉपिक्स पे हम बात जरूर करेंगे। अपने अपने डोमेन के समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट। एग्जैक्टली। और आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ साथ हम उनको भी केटर करने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान में।
دیوار کے پار کیا ہے، نقاب کے پار کیا ہے، اس بحث میں مت الجھو۔ صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے، ایک ذرا سوچنے دو۔ کہیں بھی روشنی دیکھو، اسے آگہی مت سمجھو۔ 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو۔ مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو، اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو۔ پی ٹی وی ہوم پر डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा टूटा फूटा आवे का आवा आवे का आवा आवे का आवा आवे का। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। वाओ, इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही। मेरा दादा मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है। और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने स्कॉश की बात भी की थी, उसमें हमने एक कैटेगरी गर्ल्स की कैटेगरी की बात की, और कितने अच्छी बात है कि हमारी लड़कियां, हमारी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में, उसके साथ साथ खेलों में किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कैसे अपना नाम कमा रही हैं। एट द सेम टाइम उन ख़वातीन की अगर हम बात करें जिन्होंने आगाज़ किया, यानी कि अगर कुछ खेलों का हम जिक्र करें जिसमें एक मिक्स मार्शल आर्ट है, और उसमें किस तरह से ख़वातीन हमें आगे आती नज़र आ रही हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसने आगाज किया, जिसने लोगों के लिए रास्ता हमवार किया, उनकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान की अनीता करीम पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर चुकी हैं, नाम रोशन कर चुकी हैं। 2017 से ट्रेनिंग और उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट्स में जाना, पार्टिसिपेट करना और फिर मुखालिफ को पिछाड़ देना, ये उनके लिए बड़ा आसान है। वाई दैट ईजी? चूंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ है। वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो नीता पे बिल्कुल ये सादिक आता है, पक्का आता है। देखिए ज़मीन वो जो ट्रेनिंग कर रही है वो कर रही है बॉयज के साथ।
तो जनरली एक होता है ना कुछ चीजों में जरा आपकी स्ट्रेंथ का फर्क होता बिकॉज है. वो फिजिकल स्ट्रेंथ का एक Absolutely. तरह से हम फर्क हाँ. देख रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं. Absolutely. खवातीन एक तरह से इमोशनली भी बड़ी स्ट्रांग True, होती हैं, तो true. वो सारी गेम तो यहाँ की होती है, और फिर आप फिजिकली स्ट्रांग अपने आप को ट्रेनिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू आप बना भी लेते. तो अनीता ने ये कर दिखाया. कहते हैं फैमिली में एक जो होता है ना वो ट्रेंड सेटर होता है. वैसे फैमिली के पर्सपेक्टिव से Yes. आपने भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी जब कोई काम जो कोई पहली मर्तबा करने लगता है, तो वो काम हमेशा बड़ा मुश्किल होता है. उसमें बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं, बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, हर्डल्स होते हैं, लेकिन हाँ एक मर्तबा उसने कर दिया तो उसके बाद बाकियों के लिए राह हमवार हो जाती है. तो अनीता की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर. Absolutely. Anita is with us today. Good morning, Anita. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट टाइम किसको मारा है? लास्ट टाइम इटालियन थी. अच्छा, मुझे लगा कि भी आते आते भी 2 लगा के आई हूँ. नहीं नहीं, वो फिर जिम में चलता है हमारा रोज का. ऑलराइट, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है, बस फाइट का तैयारी वो चल रहा है. ओके, अब नेक्स्ट फाइट कब है? कोई प्लानिंग ऐसी जो चल रही हो? अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है. जब अनाउंस होगा तो लेकिन आगे से जब पता चलेगा. अनाउंसमेंट के बावजूद भी तैयारी भरपूर है. हाँ, क्योंकि आई एम रेडी. अगर कल भी बोला जाए तो मैं फिर तैयार हूँ. ओके, दैट्स नाइस. अच्छा, ये अनीता तो इज रेडी. थ्रू आउट जो है ऑब्वियसली अपने आप को मेंटेन रखना होता है आप लोगों को. अब कैसे मैनेज करती हैं अनीता? थोड़ी हम आपकी स्टोरी पे भी हम बात जरूर करेंगे, बट इस वक्त किस तरह से ट्रेनिंग कर रही हैं अपने आप को? पूरा साल आप किस तरह से फिजिकली फिट रखते हैं? मंडे टू सैटरडे हमारी रोज की ट्रेनिंग होती है. उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. लाइक 2 टाइम और 3 टाइम. बाहर तो 3-4 सेशंस होते थे पूरे दिन के. यहाँ पर 2 सेशंस करते हैं और ऑलमोस्ट 3 करते हैं. बट ये हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती. ओनली वी गॉट द संडे बस. उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं उसके है. अलावा कोई छुट्टी नहीं होती है. ये तो बड़ी टफ ट्रेनिंग हो गई आपकी. अच्छा, अब लूमी जो है वो आपसे बड़े हैं जी. और वो भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं. लूमी करीम को भी हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. सो घर वाले क्या कहते हैं? लूमी ज्यादा अच्छे फाइटर हैं कि अनीता ज्यादा अच्छी फाइटर है? दोनों मुकाबले में चल रहे हैं. ये वैसे बहुत बड़ी खुशी नहीं होती है बात करते हुए कि दोनों मुकाबले पे चल रहे हैं. इट्स बिकॉज इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, यस, स्पेशली इन द फैमिली. उस पर्सपेक्टिव से हम दोनों वही अमूमन वो कोई हमें फैमिली में कहता है, कोई आप अच्छे हैं तो हम यूं करते हैं एक दूसरे का. अच्छा, वो होता है ना इस बहाने दोनों की वो तो बनती भी काफी बहुत होगी ज्यादा because हम दोनों की बहुत रुझान ज्यादा है क्या आप बनती लोगों का? है. जी, तो वो मुझे कॉर्नर भी करते हैं ना. हर फाइट पे वो मुझे कॉर्नर करते हैं. एक तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है. लाइक हम ब्रुशस की बोलते हैं और बाहर किसी को समझ नहीं आता. तो जब भाई मुझे बोलता है मारो मारो, वो आगे से उनको समझ ही नहीं आता. तो हमारी बनी हुई शुरू से हमारी बनी है. ये वैसे अच्छा बताया इन्होंने ना, है ना. और वैसे शोएब ये भी बड़ा वैसे प्लस पॉइंट होता है. हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, हम जब बैठे हुए होते हैं सारे, और अगर इनफैक्ट अगर पठान भी बैठे हो पश्तो अगर बोल रहे हो तो वो तो उसके समझ अलावा नहीं कुछ करते भी आती. नहीं है ना. पंजाबी होता है कि नहीं सबको समझ तकरीबन तो उर्दू बोलने वालों को समझ आ रही होती है, जी, लेकिन जी. वही आप लोगों की जो जुबान है वो भी समझ नहीं आ रही होती है किसी वो को, तो जिसको नहीं. बहुत मुश्किल है. मुश्किल है. हाँ, और तो जाहिर है फिर जब मुश्किल हमें समझ नहीं आ रही, तो जिस जगह फाइट हो रही है वहां के अलूमी ने कुछ कहा है कि शोर को समझ नहीं आया कि कहाँ मारना है. फिर अनीता Code कहती है words. दे मार 4.5. दे मार 4.5. यही होता है और क्या Yes. होता है? That's true. क्या बात ट्रू, वैसे ही हो रहा होता है ना. और वहाँ पे आपने क्या कहना, और सुनाए ठीक ठाक है आप, कोई रोटी शोटी खानी है, कोई पानी छानी, कुछ चाय छानी, ये नहीं होता ना. सही बात फाइट है तो फाइट में तो फाइट ही टक होती है. टक मारना होता है. ऐसे ही है. अनीता, लास्ट जो फाइट थी आपकी लास्ट ईयर जनवरी में थाईलैंड में थी गालिबन ना, जो आपने इटली की फाइटर को शिकस्त दी थी. उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, टफेस्ट अभी तक आपकी जिंदगी में क्या रहा इस फाइट के पर्सपेक्टिव से या ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से या किसी टाइम के पर्सपेक्टिव से, कि दैट वाज द टफेस्ट इन दिस डोमेन? सबसे टफ था MMA की ट्रेनिंग करना. ट्रेनिंग करना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ था. और स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स नहीं थी मेरे साथ, तो एक ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट भी बना. और मैं सारी जो ट्रेनिंग करती थी वो मेल्स फाइटर के साथ करती थी, तो उनका स्ट्रेंथ और ऑब्वियसली लड़कियों के स्ट्रेंथ में बहुत फर्क होता है. बट ये कि उनके साथ आदत हो गई मेरी ज्यादा. तो जब मैं बाहर गई फर्स्ट फाइट के लिए और मैंने यूं एक मुक्का मारा, वो बैठ गई, तो ये क्या हो गया. तो फिर ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था. बट ये है कि MMA की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और अभी भी कुछ न कुछ टूटा फूटा हुआ होता है हमारी बॉडी में. अच्छा, Okay. तो वो अक्सर डर नहीं लगता जो सोसाइटी में अक्सर होता है ना, लड़की हो ख्याल रखा करो अपने, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन कि Yes, हमें yes. हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अगर नाक में लगी तो क्या होगा, दुनिया क्या बोलेगी, रिश्ते कैसे होंगे, फलाना फलाना फलाना. ये सारी बातें हमें हर फील्ड में सुनने को मिल रही होती है. तो यकीनन आपको भी सुनने को मिल रही होंगी.
शुरू में मिलता था, बट ये है कि हम लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि MMA एक ख़वातीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस के उस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है और फीमेल स्पेशली MMA की ट्रेनिंग कर रही है और सेल्फ डिफेंस सीख रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड लास्ट बिफोर इन सितंबर, यस। तो शादी भी हो चुकी है। अब ये अच्छा, ना वो मामला खत्म हो गया कि रिश्ता नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये वो नहीं खत्म हो होगा। चुके नहीं, हैं। और ये सुन ले कि कितने अरसे से वो प्रैक्टिस कर रही है, वो खेल भी रही है, वो चोटें भी लगी होंगी। वो चोटें भी लगी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जिसे पसंद करना तो उसने कर भी लिया। सोसाइटी के इस प्रेशर में कभी ना आए कि आप ये करेंगे, आप ऐसे दिखेंगे तो कोई आपको अपने लिए आप जिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने ख्वाब पूरे करें। Yes, yes. तो जब ख्वाब देखा तो पूरा करने में, गोल सेट करने में पूरी एक जर्नी होती है। मुश्किल आपको भी हुई होगी। क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की एज अ फीमेल? सबसे पहले मिक्स मार्शल आर्ट मतलब पाकिस्तान में ये समझा जाता था कि ये सिर्फ लड़कों के लिए बिल्कुल है, ऐसे ही। फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली तो उस हिसाब से जब मैंने स्टार्ट किया और बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़े, मैंने अपने बाल भी काटे थे, तो उसमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बाल मतलब वो गिरते हैं। तो मैंने बाल छोटे किए तो सारे मुझे वो कर रहे थे कि आपने क्या चूज़ किया है, आप घर में शादी होगी तो आप लड़ाई करेंगे, ये लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं है, आप घर के काम सीखें। तो मुझे शुरू से एक था कि मैं कुछ अलग करूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला एक ही मुझे मतलब चीज़ आगे बस दिखती थी कि लड़की पैदा हुई, उसको पढ़ाया लिखाया, जॉब करवाया, शादी करवा दी, दैट्स इट। मुझे लगता था कि इससे आगे भी हमारी ज़िंदगी हो सकती है, नो हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो वो एक शुरू से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ये बस आगे परस्यू किया अपना गोल। तो कान दोनों बंद कर दिए थे? कान हाँ बंद या किया। ना, एक से सुनी दूसरे से निकाली। That's true. अगर मैं सुनती तो आई थिंक मैं यहाँ नहीं नहीं होते। होती। तो ढीठ बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ऑनेस्टली ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली ये बात कह रही हूँ कि देखें, ये होता है ना कि आसपास के लोग शोएब अक्सर कह रहे होते हैं फलाना ये कह देगा, वो Yes. कह देगा, तुम नहीं कर सकते। आप जब कोई भी काम शुरू करने लगते हैं ना, आपको ये बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि रिस्क कितना ज्यादा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन शायद आपकी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी, हम हमारी सबकी जिंदगी जिंदगियों में में। बड़े कम लोग होंगे जो आपको ये कह देते होंगे कि नहीं आप कर सकते Yes, you हैं, can आप do आगे it. बढ़ सकते हैं। वो जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वाकई वो कम होते हैं, लेकिन वो जो कम लोग होते हैं असल में वही आपके साथ होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, वही आप आपके पहचान लोग लेते होते हैं, हैं। वही आपके लोग होते हैं, वही आप का आसपास के माहौल में आपकी स्ट्रेंथ होती है। सही है। मैंने शादी के बाद जिंदगी कुछ चेंज हुई है? यानी मैं हस्बैंड के सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से सवाल रख रहा हूँ कि या इवन इन लॉज की तरफ से भी कि अच्छा थोड़ा सा कम, अब इवेंट्स कम, या ऐसा कोई मामला कि ट्रेनिंग कम नहीं, या सब कुछ उसी रूटीन से चल रहा है? जब मेरी शादी हो रही थी तो उस टाइम मेरी फाइट डिसाइड हुई थी, नवंबर में आपकी फाइट है, ठीक है। और वो भी आई थिंक 14 नवंबर को फाइट थी। तो शादी मेरी 14 सितंबर को हुई। फिर एक हफ्ते बाद वापस आ गई थी मैं ट्रेनिंग पर। ओके। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से वो कुछ भी नहीं है, ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो खुद MMA ट्रेनर है। गल नहीं मुक गई? खत्म बात। अच्छा, पहले भाइयों ने ट्रेनिंग कराई थी और अभी जो है वो हस्बैंड ट्रेनिंग भी कराएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो ये अच्छी बात है, शादी से पहले भी एक सपोर्ट सिस्टम था और शादी के बाद डबल सपोर्ट सिस्टम है ना, मैके का भी और ससुराल का भी है। दोनों कह रहे नीता लड़ो लड़ो। अच्छा नहीं, ये भी एक बड़ी बात होती है शोएब कि आप किसी भी फील्ड में आप अपने लिए राइट पार्टनर Right भी चूज choice. करें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। Yes. आप भी अगर शायद कोई ऐसा पार्टनर चूज करती जो कि आपके काम को ना समझता होता, तो वो आपके लिए हर्डल होती, मुश्किल भी होती है आपके लिए। शायद उसके लिए मुश्किल होती। ये बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत Very मुश्किल होती है। nice. क्योंकि आप तो रुकने वाली नहीं थी। क्या Good सोचा one. है वैसे नीता, इसी MMA फाइटिंग में आगे कोई इंसान के जहन में होता है ना, अच्छा कोई ऐसी हरीफ आपके माइंड में है, या ऐसा इवेंट आपके माइंड में है, या ऐसा टाइटल आपके माइंड में हो कि अच्छा ये करना है? ऑब्वियसली अभी तो और फाइट्स करने, अभी तो स्टार्ट किए मैंने, अभी Okay. फाइट्स और है, और इंशाल्लाह जितना मैं कर सकती हूँ वो करूंगी। और हर एथलीट का यही ख्वाब होता है कि वो अपने फील्ड में टॉप रहे। Yes. सेम अनीता, Field के टारगेट ऊपर। क्या है? टारगेट क्या है? एक होता है ना कि लेट्स सपोज जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या किसी मुकाबले में आप कहते हैं जी मुझे ये मेडल जीत के आना है, मुझे ये टाइटल विन करना है, पाकिस्तान के लिए हो, अपने लिए हो, वो क्या गोल सेट किया हुआ है? मेडल ही जीतना है। हमारा ये होता है कि चैंपियनशिप बेल्ट होता है, वो बस बेल्ट ही जीत के आना तो है। इस बेल्ट तक के सफर में अभी कितने और स्टेप्स बाकी हैं? अभी बहुत ज्यादा Okay. हाँ लंबी सफर है फिलहाल।
اوکے، اس لمبے سفر میں جو سبین آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ اس کو مینٹین رکھنا تھرو آؤٹ دا ایئر، آپ کی ٹریننگز اینڈ ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ، کہ ظاہر آپ ڈائٹ پہ زیادہ کریں گے تو آپ کی اسٹرینتھ پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، تو آپ نے بڑے ایک رائٹ ڈائٹ کی طرف بھی جانا تاکہ آپ کی اسٹرینتھ پہ بھی اس کا امپیکٹ نہ آئے. سو آپ کی ویسے ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں جو کہ آپ پسند ہیں لیکن نہیں کھاتی ہیں، اور کون سی چیزیں جو نہیں پسند لیکن کھانی پڑتی ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمارا فائٹ کیمپ چلتا ہے 2-3 مہینے، لائک آلموسٹ 2 مہینے ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فائٹ ہے، تو اس کے بعد ہمیں اسٹرکٹلی ہمیں ڈائٹ فالو کرنا پڑتا ہے، لائک نو شوگر، اس طرح کارب کم کرنے پڑیں گے، پروٹین زیادہ کرنا پڑے گا ہماری باڈی میں. اور اس سے پہلے تھوڑا سا چیٹ ڈیز ہوتے ہیں ہمارے، بٹ یہ کہ مجھے میٹھا پسند ہے، پراٹھے پسند ہے، تو میرے سارے کٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اب جب فائٹ قریب ہوتی ہے، 1 ہفتہ رہتا ہے، تو پورا کلین ہوتا ہے، لائک بوائل نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بوائل چیزیں، اور نمک بھی کم، اس میں تھوڑا سا کم کر کے، اور اسی ٹائم آپ کا فون پورا فل ہو جاتا ہے میٹھے سے، کھانے وغیرہ، تو میں سیو کرتی جاتی ہوں. کیونکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ، وہ پھر مجھے بہت ایموشنل ہوتی ہے اس کی. جی انیتا، ابھی جب آپ نے سٹارٹ کی 2017 کے بعد سے، جب آپ اور لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، ناٹ جسٹ ان گلگت بلتستان، تو ہمیں کراچی میں بھی لڑکیاں نظر آتی ہیں جو کہ اس گیم میں آگے بڑھ رہی ہیں، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے راستہ آسان کیا، ہموار کیا؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بہت سی فیمیل لائک فائٹر بننے آ رہی ہیں اور ٹریننگ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی اسی طرح آئیں گے انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، کبھی ایسے بازار گئی ہوں، کسی جگہ جا رہی ہوں اور لگا ہو کہ کسی نے جو ہے نا کوئی شرارت کی ہے، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ شرارت انیتا کے ساتھ ہو گئی ہے، پھر انیتا نے جواب دیا ہو؟ ہاں، ہوا تھا میرے یہ ساتھ. کب ہوا تھا؟ یہ بہت پہلے ہوا تھا، لائک میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی G11 مرکز میں، تو وہاں پر امی کی کال آ گئی، تو میں پک کرنے باہر نکلی، تو غلطی سے اس بندے کو پتا نہیں تھا، تو اوبیسلی وہ اسٹریٹ ہریسمنٹ کرنے کی کوشش کی اس نے، تو میں نے وہاں اپنا فون چھوڑ دیا، جوتے نکالے، پورا مرکز اس کے پیچھے بھاگے، اور اس کو پکڑ کے اتنا مارا بیچارے. پھر صحیح سارے مجھے کہہ رہے تھے باجی مر جائے گا، اس کو چھوڑ دے باجی. نہیں، بیچارہ تو خیر نہیں تھا. ہاں، وہ تو پھر بیچارہ بن گیا نا بیچارہ. میں ٹھیک کیا، اوبیسلی ٹھیک کیا، اس کو مارنا لازمی سپورٹ تھا. ہی کر سکتے. سیلف ڈیفینس جو آپ نے بات کی، مجھے لگتا ہے یہ ہر لڑکی کو آنا ہر لڑکی کو یہ سچویشن اس طرح کی، And خدا نہ not just the خواستہ. self defense سبین، وہ جو آپ کے ساتھ کر رہے نہ جانے کیوں کے ساتھ کر چکا ہوگا، اور آگے چل کے کتنے کے ساتھ کرتا، تو ایک لیسن اسے دینا بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یس، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آنیسٹلی. یہ سن کے نا ویسے ہی بندہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اوور آل بھی اگر دیکھا جائے، بیکاز ہراسمنٹ بیسیکلی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یہاں پہ. انیتا، یہ کھیل آپ کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ فزیکلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے واقعہ بھی بتایا، آپ کو مینٹلی کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جائیں گی تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. ہماری بچیوں کے لیے سیلف ڈیفینس، فزیکل ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے فوٹوگرافی کی، فیشن فوٹوگرافی. اور ایسے فوٹوگرافر نے آج ہمیں جوائن کیا جن کے کراس سوشل میڈیا 5 ملین فالوورز ہیں ماشاءاللہ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک. تو پاکستان کے ون آف دا ٹاپ فالوورز میں ان کا شمار بگ ہوتا ہے. اچیومنٹ، بیکاز آج کل جو کمپٹیشن ہے کتنا زیادہ سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، تو وہ اب وہ دور چلا گیا جو وہ پرانی، اگر آپ اپنے دیکھیں نا امی کی شادی کی ویڈیو، بات میں نے کہا اپنا نہ کہہ دے میرا. نہیں، وہ اوور آل جب آپ چاچو کی پرانی ویڈیوز اگر دیکھتے نا، شادی کی مووی جب آپ دیکھ رہے ہوتے تو وہ ایک چاند میں سے نکل رہا ہوتا ہے ایک. اور مجھے بھی یاد ہے میرے چاچو کی شادی کی جو ویڈیو، اس میں مطلب میرا پورا فٹ بال بن کے ایسے میں ایسے باؤنس کرتا ہوا دکھا رہا ہے. ایسے بندے کو کھینچ کے نکالتے ہیں اسکرین سے. ایسی بات ہے، اسٹار بنا دیا، بادل بھی بناتے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جس طرح سے ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں، اور ان ٹرینڈز کو کہ ہم ابھی بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمیں یہ بہت بڑی چیز لگتی تھی کہ جی ہمارا اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک شاٹ لیا گیا ہے. سو وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا، ٹرین کرنا، اینڈ دین کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا. کیونکہ پکچرز کے معاملے میں ہر کوئی بڑا پوزیسو ہوتا ہے. یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہی از آلسو ویری پوزیسو، یس آئی ایم ویری، وہ کہتے ہیں نا پرفیکشنسٹ تصویروں کے معاملے میں، تو وہ والا حال ہے. ایکچولی کیا کریں، کوئی اچھی تصویر لے لے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کوئی اچھی تصویر نہ لے تو میں کہہ دیتا ہوں اچھی تصویر آپ نے نہیں لی ہے. لیکن جو انہوں نے مجھے کہا ہے، آپ یقین کریں گے میں تو پھر
कुछ मामले में कहता हूँ ठीक है बस सही है, ये बाजी नहीं होती, कहती नहीं 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 ये देखिए आपने हेडरूम नहीं दिया। मुझे पता था ये आने वाला है, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हो कि मेरी पिक्चर्स बड़ी कम होती हैं सेट की, पर मैं क्यों नहीं लगाती, बिकॉज मुझे तस्वीरें पसंद ही नहीं आती है, वो बड़ी मुश्किल से कोई एक आध पसंद आ जाए तो मैं आई एम अ वेरी बैड फोटोग्राफर, लेट Yes, मी you are. एडमिट दिस, Yes, you आई एम are. वेरी No बैड doubt, no doubt. मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास जितने लोग हैं कभी किसी ने मुझे कहा हो कि तुमने अच्छी तस्वीर ली है। 200%। तो जरा मुलाकात उनसे करवाते हैं जो इस काम के बादशाह हैं और जो खुश कर सकते हैं सारे लोगों को कि नहीं हम आप जैसे हैं, हम उससे भी बेहतर मैं भी आपको- उनसे सीखूंगा आपको आज। दिखा सकते मैं हैं। भी तो आज सीखूंगा। आपने थोड़े रूल्स उनके सीखने के, हेडरूम कितना देना होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम की पिक्चर है, क्योंकि जब आप Yes. मुंह पे कैमरा रख के पिक्चर बनाते हैं, जो आप अपलोड तू मेरे जलील करना बंद कर। और जब आप उसको अपलोड करते हैं तो आपका सर भी कट जाता है, आपका मुंह भी इतना बड़ा आ रहा आप होता है, बताया उसमें मुझे करें ना, आई आप थी बताएं मुझे कि आपको पिक्चर इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली क्लिक करूंगा। ऐसा ही है। तो आप फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद है जी फैजान ने ज्वाइन की है, फैजी के नाम से इन्हें सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है फैजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे जबरदस्त हैं? बेहतरीन, 5 मिलियन फॉलोअर्स माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे का सफर है यहाँ तक पहुँचने का? सेम मुझे तो भी वैसे फील्ड में लाइक 10 इयर्स हो गए, 10 to 14 इयर्स हो गए मैं ऑलमोस्ट। और लाइक मैं जब था लाइक मैट्रिक में, ठीक है, तो उस टाइम मुझे शौक पड़ा था, तो उस टाइम से लेके सोशल मीडिया को थोड़ा बूस्ट करते करते यहाँ तक मामला यहाँ पहुंचे। तक मामला पहुंचा अभी क्या तक। बात है, जबरदस्त। ये खुशी कितनी होती है कि यू आर वन ऑफ दोज फोटोग्राफर्स जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मैं खुद भी जो है ना, मेरे फॉलोअर्स काफी ज्यादा थे, तो मुझे किसी ने ना स्क्रीनशॉट मुझे काफी मैसेज किए हुए थे, किसी पेज पे लगी हुई थी मेरी पोस्ट। तो क्योंकि हम इसी तरह मेरे टिकटॉक पे भी लाइक वेरीफाइड अकाउंट पे हमारे जो हैं 2.6 मिलियन अभी होने लगे हैं सून, तो वो मुझे सबने स्क्रीनशॉट भेजे कि यार कंग्रेस, ये आपकी ना हेडलाइन लगी हुई है, तो मुझे खुद भी नहीं आइडिया था। ओके। तो मैंने कहा शायद कोई गलत लगी हुई है, लेकिन बाद में जब किसी ने भेजा किया तो फिर तो एक जो कहते हैं ना हैप्पीनेस, वो बहुत बड़ी थी मेरे लिए। एक्नॉलेजमेंट हो गई ना। हाँ जी, बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। होती है। तो सोशल मीडिया की आपने बात की, जी। चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बिकॉज अब जिन लोगों को फोटोग्राफी करवानी होती है वो सबसे पहले पेज को एक Yes. मेंटेन करना, पहले तो एल्बम्स का होता था ना जी, कि आपने जी। एल्बम में दे दी अच्छी तस्वीर, या सही। चले हार्ड ड्राइव में दे दी, यूएसबी में आपने किसी क्लाइंट को दे दी। अब ये होता है कि आपको सोशल मीडिया पे बड़ा अपीलिंग दिखाना जी, होता है अपने असल में अभी एक तो ये है कि काफी ज्यादा लोगों की मेंटालिटी लेवल जो है ना वो चेंज हो गया हुआ है। आपको अभी तो हम घर पहुंचते भी नहीं है तो रास्ते में हमें कॉल मैसेज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, यार भाई पिक्चर भेज देना, भाई पिक्चर भेज देना। तो हमें कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं भाई ऑन द स्पॉट जो है ना, हमने साथ में ऐसे अब टूल किट रखी हुई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे अब आजकल एआई का दौर है, इसी तरह हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें ना काफी हमने लेटेस्ट रखी हुई हैं, Okay. जिनको हम फॉलो करते हैं। लाइक अभी जो पहले कैमरास थे, आपको पता है डीएसएलआर थे, फिर एसएलआर, डीएसएलआर, और अब मिररलेस की सीरीज चल रही है। तो मिररलेस में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कैमरे हैं। फिर आपको लेटेस्ट किसी को अपने आप को मेंटेन करना है तो आपको अच्छा कैमरा, अच्छी बॉडी, अच्छे लेंसेज, और ये सारी चीजें आपके पास टूल किट जितनी अच्छी होगी वो उतना ही फिर आप उसको एक तो एम्बियंस में भी, आप इस एम्बियंस में भी ले सकते हैं पिक्चर्स, और इसी तरीके से आप बाकी फर्दर भी शूटिंग ना लो लाइट पे जो मिररलेस है इनको आप कैप्चर करवा Okay. सकते हो ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक तो आपने बस पिक्चर एक ले ली, एक होता है पिक्चर की बाद में पोस्ट पे ट्रीटमेंट भी, ये कितना जी। इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट पे काम करना? सिर्फ जो भी लेटेस्ट कैमरे हैं ना उनमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। जी, आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, पहले तो इतना ना फोटोशॉप का जमाना था, अभी जो है वो लाइट रूम का सारा है। ठीक है, आप कलर ग्रेड कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, और बैकग्राउंड अब तो उसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स लेटेस्ट आ गए हैं कि आप उसमें बैकग्राउंड से अलग से, ऑब्जेक्ट को अलग से, ठीक है, फेस को कैसे ट्रीट करने, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। नहीं, मैंने इसलिए भी सवाल रखा कि ये जो पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हमारा होता है, इससे कितना फर्क पड़ता है एक्चुअल पिक्चर और फिर पोस्ट पे काम समझ करने लें से? कि 30% 40% हो जाता Okay. है। हाँ, लेकिन आजकल फेक एडिटिंग कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको पता लग जाता है कि ये इस पे कितने परसेंट कितना काम हुआ हुआ है। आपको हाँ। तो क्या आपने जो इतनी बुरी बेइज्जती कर दी, तस्वीर ही आपकी नहीं लग रही है। हाँ। वो भी बड़ा एक मसला लेकिन हो उसमें जाता यह है कि आपको जो है ना कलर ग्रेडिंग का आपको खुद आइडिया होना चाहिए, जो आप खुद कैप्चर कर रहे हो, तो उसके बाद आपको वो उस बंदे को एडिटिंग भी आती हो, ठीक है, Okay. कि उसको नॉलेज हो कि एडिटिंग आफ्टर, अगर मैं इस यहाँ पे ऑन सेट ये पिक्चर ले रहा हूँ तो इसको मैं आफ्टर ऑल एडिटिंग में कितना जो है ना और कलर ग्रेडिंग करके इनहेंस कर सकता हूँ। अच्छा, कलर्स के पर्सपेक्टिव से जो आप बात करें, अक्सर हम पिक्चर्स ऐसी देख रहे होते हैं कि अब मतलब इतना वाइब्रेंट उस पिक्चर को बना दिया जाता है कि जो
असल जो मॉडल होता है जिसकी भी आप पिक्चर ले रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से फेड होता है पिक्चर में नजर आता है। एक होता है ना, हमें एक पिक्चर चाहिए होती है जिसमें आप इनहेंस होके आ रहे हो। जी। अब ये हो रहा होता है कि एडिटिंग की वजह से या आई डोंट नो कैमराज ऐसे आ गए, आप यू आर अब उसमें कैमराज में ट्रिक्स भी हैं ना। अच्छा, आप जैसे अब आप कह रही हैं थोड़ी ब्लरी आजकल चल रहा है, ठीक है, उस पे भी हम लोग क्यों करते चल रहा है हैं। ब्लरी? अब अब वो वो नहीं आता, आता है। नाक किधर है, आंख किधर है, मुंह किधर है, नहीं, ब्लरी और पिक्चर। दूसरा इतने कलर्स ना, वो येलो, ये एस्थेटिक ऑरेंज, जो अभी काम चल रहा है ना, लाइक लो लाइट एंगल में एस्थेटिक लुक शूट्स के लिए, आप कुछ ब्राइड्स हैं जो हमें कह रही होती है कि हमें लाइक फैशन फोटोग्राफी की तरह एस्थेटिक थोड़ा सा चाहिए। जैसे आजकल हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो जितनी भी ब्राइड्स हैं वो सारी लोकेशंस पे, अच्छी लोकेशन पे जो है ना शूट्स करवा रही हैं, इंडोर शूट्स चल रहे हैं, आउटडोर शूट्स चल रहे हैं। तो मोस्टली जो वैसे हैं वो ज्यादा जो हमारा चलता है वेडिंग का ज्यादा चाहता है, क्योंकि फैशन में आपको पता है इतना ज्यादा वो पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जिसमें से 5 से समझ लें 5 या 10% ऐसी ब्राइड्स होती हैं जिनको होता है कि हम इंडोर ही शूट्स करवाएं, वो भी एस्थेटिक लुक में, थोड़ा लो लाइट एंगल में, इस तरीके से और ना। इट्स बिकॉज आउटडोर के लिहाज से, बिकॉज मेकअप एंड एवरीथिंग, तो वो प्रॉपर टाइम निकाल के जाना, कपल शूट का एंड ऑल दैट, वो बहुत हेक्टिक नहीं होता। उसके और बाद करना इवेंट के क्या लिए आपने आपकी शादी वाले एनर्जी पूरे दिन, और करना क्या आपने, शूट कराया आराम से। नहीं, मतलब then you don't look fresh ना। नहीं, आजकल ये भी होता है ना, गर्मियों में आप जाते हैं, शूट करवाते हैं, हाँ। दोबारा सैलून जाते हैं, कसम फ्रेश से। होते हैं, फिर आप इवेंट पे जाते हैं, ये भी तो हो नहीं, रहा है। गर्मियों में बहुत ज्यादा फेस होता है ब्राइड्स को स्पेशली, क्योंकि एक तो सफोकेशन इतनी, उसकी वजह से आपको एक स्वेटिंग भी, और फिर दोबारा रीटचअप के लिए काफी ज्यादा ब्राइड इस सीजन में गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। नहीं, हमने तो देखा है जी, हमारे आसपास शादियों पे ब्राइड के साथ गए, पहले वो पूरा उनका शूट हुआ, बाद में कहा जब दोबारा सैलून जाना है 1 घंटे के लिए, मैंने कहा ये नया काम शुरू हो गया है, दोबारा लेकिन सैलून जाके। हम तो क्लाइंट्स जो टाइम देते हैं उस पर नहीं आते, तो फिर हम शूट नहीं करते, क्योंकि आप देखें जो चीज देख रहे हैं पेज पे, आप टाइम को फॉलो नहीं करते, तो फिर आप जो हाँ, चीज ये देख बड़ा रहे मसला होता है हैं, ये कि- सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये आता है कि आपको जो टाइम दिया जाता है गोल्डन टाइम, आप उसको मिस करके फिर आप कहते हो यार आपके पास अपनी लाइट्स नहीं है, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा शूट कर और दे। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये चीज होती होगी जी हाँ। कि एक तो चले वो आवर्स भी निकल गए, अलग बात, आपका अपना टाइम कितना टाइम वेस्ट होता है, ट्रैवल टाइम है, उसके बाद हम तो आधा घंटा समझ लें 1 आवर इस तरीके से ना पहले निकलते हैं कि यार हम जाके सेट देखें, टाइम Location देखें, देखें। क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि जिसकी भी क्योंकि आपको पता है शादी तो एक ही दफा होती है, लेकिन उसको भी अच्छे तकरीबन तो वो वाली उससे एक ये दफा ना होती है ना, कि मर्दों की। अच्छा शूट उनको करके दें, ताकि जो पेज पे एक चीज देख रहे हैं वो भी हम उनको वही सेम, उससे अच्छी जो है ना कोशिश करते हैं कि अच्छा उनको काम ऐसा ही डिलीवर है। करें। लोकेशन का कितना फर्क होता है? अब जैसे आपने कैमरास की बात कर ली, या पोस्ट एडिटिंग में भी चीज हो जाती है, तो प्रॉपरली किसी पार्क में जाके या प्रॉपर लोकेशन में जाके शूट करवाना, अब लोग ज्यादा इसको प्रेफर नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं जी जहां पर उनकी आउटडोर है या मे बी मार्की है, वहीं पर ही किसी तरीके से अच्छे शॉट्स, नेचुरल शॉट्स वो ले लिए जाएं, एंड देन एडिटिंग में उसको बैकग्राउंड ब्लर करके एंड ऑल दैट उसको अच्छे से बना दिया जाए। अभी तो नेचुरल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि जैसे अभी आप मोस्टली 1-2 हमारी ब्राइड्स से उन्होंने स्कर्दू बुकिंग की थी फॉर शूट्स, जस्ट ठीक फॉर द है, शूट। हाँ, और पूरी टीम गई है वहाँ पे, हमने शूट किया है, और इसी तरीके से बाकी शादी जो स्कर्दू में नहीं थी। नहीं, फॉर ओनली शूट, वो कहती है हमें नेचुरल्स जो है ना, background नेचुरल चाहिए ब्यूटी होगा ना। चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा अरे हर चाहिए। एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जज्बात होते हैं, इनकी अब होगी ना, अब इनका पुराना बहुत जमाने पुराना की मामला बात है, होगी। शुक्र है अच्छे वक्तों में हो गया, वरना स्कर्दू जा रहे होते। नहीं, सब नहीं जा रहे होते, ज्यादातर कुछ लोग कुछ क्लाइंट्स हैं जो होता है कि हम नेचुरल ब्यूटी उस ज़ाहिर हिसाब है से ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं ना, follow फिर अगर करना ट्रेंड होता फॉलो करते करते स्कर्दू जाना पड़ता, फिर जाना पड़ता। सही बात है। वैसे ट्रेंड अच्छा, ट्रेंड्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए, हो सकता है वो लोग आप ना फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पर्सनली वो ट्रेंड्स ना पसंद हो जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्लाइंट लेके आ गए कि ये लें जी, ये ट्रेंड है, अब मुझे ऐसी एक चीज चाहिए, थोड़ा समझाते हैं उनको कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, या आपका काम आपको डिफरेंट दिखाना होता है, हाउ डू यू डील? हम लोग तो देखे पहले एक मीटिंग्स कर लेते हैं या फिर कॉल कर लेते हैं, उनसे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके ये ड्रेसेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट अच्छी हो, ड्रेसेस अच्छे हों, उसके बाद मेन चीज़ जो आपके इवेंट की लोकेशन वो बहुत मैटर करती है। अब जैसे पहले एक ट्रेंड होता था कि हॉल होते थे, वेडिंग हॉल थे, अब मार्कीज हैं, तो मार्कीज में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जितना अच्छा एम्बियंस आपका होगा, डेकोर अच्छा होगा, फिर उसके जो आपके एडिटिंग और ये सारी चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा लेस हो जाती हैं, और आपको ये सारी चीज़ें फिर प्रॉपर प्रोफेशनल उस पे जो है ना नजर लुक आती है कि आपकी पिक्चर्स कितनी अच्छी आएंगी। अच्छा, इंडोर इवेंट और आउटडोर इवेंट आप लोग जब जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ज्यादा अच्छा शूट कहाँ पर होता है, इंडोर इवेंट्स में या आउटडोर इवेंट्स में? वैसे मुझे खुद जो बेसिक पसंद है वो आउटडोर ही है। आउटडोर ही अच्छा होता हाँ, इंडोर में देखे काफी ज्यादा सेट को आउटडोर देखा में हेज हो,
آپ کی تصویر ہی اچھی نہ آئے, بارش ہو جائے, کوئی موسم خراب ہو جائے, دھوپ بہت تیز ہو جائے, گولڈن آور آپ کو نہ ملے, انڈور کا پتہ نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. یہ بات بھی ویسے ہوتی ہے کہ وہ چیلنجز کم ہوتے ہیں. چیلنج کم ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ انڈور میں آپ کے لائٹس اپنے ہیں کہ آپ کو ٹائم بھی زیادہ کچھ ہو جائے تو آپ زیادہ اچھے سے کر سکتے ہو, جو آپ کی کچھ آپ کی اگر پرسنٹیج رہ جاتی ہے شوٹ کی. اب آؤٹ ڈور میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپر گولڈن ٹائم پہ کرنا ہے تو پھر گولڈن ٹائم اگر مس ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جو آپ کو کون سا ہوتا ہے, کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ ابھی جو ہے لائک وہ 5 بجے لائک مغرب سے پہلے جب سن سیٹ ہو رہا تھا نا, وہ سردیوں کا جو سن سیٹ ہو رہا وہ گولڈن ٹائم اس کو ہم کہہ رہے ہیں. سمجھ لیں کہ اب سردیوں میں تو آپ جلدی سے سن سیٹ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں پھر تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ٹائمنگز ہے نا اس پہ آپ کو ایک تو سافٹ لائٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی جو ایک گولڈن ٹائم کی لائٹ جو تھیم آتا ہے نا وہ بہت زبردست. یعنی گرمی ہے تو تقریباً 5:30 کا ٹائم ہوگا اور سردی ہے تو 4 بجے. ہاں لائک اتنا ہوتا ہے 4:15. تو کم از کم, اور اس مومنٹ پہ آپ کی اچھی ویڈیوز پکچرز آ جاتی ہیں لوکیشن پہ, تو بہت جو ہے نا ایک نیچرل لک اس کی شوٹ سی بہت اچھی آتی ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بھی ملٹیپل ٹائمز ایسا شاید ہوا ہو, مطلب میں سے پوچھ رہی ہوں کہ کلائنٹ کے کہ ہم نے ہائر کیا تھا, ہمیں آپ کی فوٹوگرافی پسند نہیں آئی, وہ ریلز کی پرسپیکٹیو سے ہو یا ویسے ریلز کا کافی ٹرینڈ ہے نا, آپ جو ریلز بنا کے لوگ وہی پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, نہیں میری ریلز تو الحمدللہ ساری موسٹلی وائرل جاتی ہیں, لیکن جو ہے شروع سے ابھی بھی میرے جو یوٹیوب پہ تھے میرے شارٹس 10 ملین کو ٹچ کیا اس نے. اچھا, اور میرے سب سے زیادہ جو ریلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میرے پیج پہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ جاتی ہیں ریلز. ایسا کیا خاص کرتے ہیں آپ ان ریلز میں؟ میرا بس ریلز ایک تو یہ ہے کہ بی ٹی ایس ہمارے اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ جو آپ کو کیمرہ مین خود ہوں تو اب اگر فون پہ میں لے رہا ہوں زیادہ میرے آئی فونس کے ہی ہوتے ہیں شارٹس, لیکن پروفیشنل پھر اب آج کل جیسے ٹرینڈ چل گیا تو ہم نے پھر اس حساب سے اپنے جو ہے نا کچھ ریلز برائٹ اسپیشلی مجھے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ چلیں 1-2 ریلز پروفیشنل کیمرے سے بھی دے دیں, تو وہ بھی ہم پھر اس کو کیپچر کر کے دے رہے میں ہوتے ہیں. کچھ فوٹوگرافرز دیکھیں جی, دے ویری فیمس, نام نہیں لینا چاہوں گی, بٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر ریلز نہیں اپلوڈ کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی ویڈیوز ویڈنگ کی اپلوڈ نہیں کرتے, کوئی اس کو کاپی نہ کر دے, بیکاز ہمارا وہ ایک سگنیچر اسٹائل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے پیج پہ ایسے نہ اپلوڈ کریں, ہمارا کام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہی دکھے باقیوں سے. ابھی الحمدللہ میرا ریسنٹ ایونٹ تھا تو میری کلائنٹ ابھی تک سر وہ مجھے کیونکہ جو ہے نا میں بیزی تھا کچھ, تو انہوں نے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں پوسٹ کی. لٹرلی میرے پاس ابھی بھی ٹیکسٹ پڑے ہیں ان کے کہ ہمارا بارات کا آپ نے پوسٹ کروا دیا ٹیم سے کہہ کے, باقی فردر بھی کریں, کیونکہ ایک تو ایزی ہو جاتا ہے, آپ تو اس ٹائم اپنے ایونٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیم پھر جو ہے نا بیہائنڈ دا سین سارا آپ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہر ایک تو فون لے کے اپنے شوٹنگ کریں تو پھر ہم لوگ وہاں پہ جائیں تو ایک تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے. ایک تو بچے آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو سب کو اتنا میس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جو ہم نے مومنٹ لینا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ سیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ بھائی ان کو پکڑیں, ہم جو ہے نا وہ شارٹ لے لیں. انٹری کا ہوتا ہے نا, اسپیشلی برائڈس کی انٹری سے گزر رہے ہوتے ہیں ایسے, مطلب میں کہتی ہوں برائڈ کوئی نا ایک آدھ ایون کہ اسپاٹ لائٹ کی جب موسٹلی ٹائم پہ انٹری ہوتی ہے برائڈ کی تو اس پہ بہت زیادہ کوئی اسپاٹ لائٹ کے کراس کر رہا ہے, کوئی لیفٹ آ رہا ہے, کوئی رائٹ آ رہا ہے. تو جو ہم نے تو ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے نا ایونٹ پہ بھی یہ چیز کلائنٹ کو بولی تھی کہ آپ نے خود مینیج کرنا ہے, لیکن کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں نہیں سر آپ کہیں ہم کہیں گے تو ہماری ناراضگی ہوگی, آپ کہیں گے آپ کا مائنڈ نہیں کرے. بات تو ٹھیک ہے ویسے, تو ان کے ماں باپ آپ کو کہتے نہیں ویسے نہیں کہتے, اتنا فوٹوگرافرز کو نہیں کہتے, ہم لوگ نہیں کہتے, لیکن یہی ہے کہ جو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر بچے ہوں تو پھر آپ کو ہوتا ہے آپ ایک تو اسٹیج کے اوپر باقی سارے جو مومنٹس کینڈیڈ مومنٹس ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں. اس ایونٹ کا نام بدل دیا کریں, یہ برتھ ڈے پارٹی ہے. ہاں, اٹس ناٹ اے ویڈنگ, اٹس اے برتھ ڈے پارٹی. لیکن ہاں یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ سبین کی شادی پہ جو جائے انشاءاللہ اللہ اچھا وقت لائے, تو جو بچوں والے ہیں وہ ذرا احتیاط سے جائیں, اور اگر بچوں والے جا رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ باندھ کیسے رکھیں, کیونکہ سبین نے یوں کر دینا ہے, سبین نے اشارہ کر دیا. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ابھی ایک ایونٹ پہ ایسا ہی ہوا تھا کہ لائک ہم لوگ شارٹ لے رہے تھے تو آپ کو پتا ہے اسپاٹ لائٹ پہ لائٹس جو ہے نا وہ آف کر لیتے ہیں, تو ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا, وہ آ کے ڈائریکٹ میرے کیمرے کے ساتھ ٹچ کیا اور لٹرلی اس کا بالکل یہ یہاں پہ نا پورا وہ جو ہے نا یہ سائڈ چکس پوری جو ہے نا ریڈ ہوگی پراپر. لیکن اب میرا جو ہے نا وہی کہنے کی بات ہے کہ اب اس کو کچھ اور کہیں آئی پہ یا کسی اور مین انجری ہو جاتی, تو ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ ایونٹ پہ بچوں کو لے کے آتے ہیں تو خاص طور پہ ان کو آپ تھوڑا سا نہیں ایونٹ میں 2 باؤنسرز بھی رکھ لیں, پھر ہونا بھی چاہیے فیملی میں, مطلب آپ تھوڑا سا 2-4 لوگ نا 3 ادھر کھڑے ہو, سو دیٹ وہ اوور آل, بیکاز دیکھیں یہ پیرنٹس کو نا اس چیز کو بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا موومنٹ جو ہے وہ کسی طرح مس نہ کروائیں.
ऐसा कि नहीं? अच्छा बता, मुझे बताए, एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से कि नहीं Agree कि पेरेंट्स को अब कितने बच्चे अगर हैं हर आपके? कोई अपने अभी तो मेरी शादी होनी इन है, दोनों तो- की शादी नहीं हुई ना, इन दोनों के बच्चे नहीं है, इसलिए बातें ऐसे कर सकते हैं. एज अ पेरेंट मैं ये बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा. नहीं, कंट्रोल करके रखे ना बच्चों को. देखिए अगर बच्चे एंट्री मासूम हो रही होते है हैं. तो आपकी तस्वीर क्या पता उस बच्चे की वजह से अच्छी आ अरे जाए. नहीं, उनको बहला देना. ये कह रही हूँ कि आप थोड़ी किसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर लें. बच्चे इन्वॉल्व हो हाँ, जाते हैं. पूछेंगे 10 साल बाद से मिलके. थैंक यू सो मच. You're ठीक है, welcome. बहुत शुक्रिया. बड़ा अच्छा आपका काम है, बहुत आगे आपका काम जो है, और नए नए ट्रेंड आप भी सेट करते जाएं, बिकॉज ट्रेंड सेटर्स बड़े जरूरी हैं कि जो जी काम हाँ. चल रहा है उनको ना लेके चला जाए, नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जो कि आप ऑलरेडी भी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. ये है राइजिंग पाकिस्तान. One, Two, Three, Check. Season 1. छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे. मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं. तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो. मैं माफी चाहता हूँ. सॉरी नॉट एक्सेप्ट. शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़. अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ. क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं. हम ना निकाह कर लेते हैं. माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे खाए भी नहीं. जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी.
से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे जिन्होंने वाकई ट्रेंड सेट कर दिए हैं। वो ये कि आप जॉब प्रोवाइड करने वाले हो, ना कि ये कि आप जॉब जो है वो सीख करने वाले हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम कहते हैं ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप अपनी यूथ को इस चीज पे एम्पावर कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप लेते हुए हम सब डर रहे होते हैं, क्या किया जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, आइडिया कैसा हो, हम अपनी फर्म कैसे बनाएं, हम किस तरह से एक चीज को स्टार्ट करें। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम सबके माइंड में चल रहे होते हैं कि आखिर किया क्या जाए। अच्छा, इसमें समीन समटाइम्स होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो विजन नहीं होता, विजन तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो आज का जो मौजू है हमारा कुछ इसी से जुड़ा हुआ भी है, स्पेशली फॉर द यूथ एंड स्पेशली हमारी खवातीन, लड़कियां अगर अभी भी डिग्री की है या लास्ट सेमेस्टर में एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो उनके लिए सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठे अगर आप करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो समीन आपने बात की ना फेयर्स होते हैं, तो कैसे आपने उन फेयर्स से आगे बढ़ना है। तो आज इसी पर हमें गुफ्तगू करने हमें ज्वाइन किया हमारे मुमताज साहिबा ने, एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर यूथ एंड वुमेन कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव जो है प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। उमर साहब, आप बुनियादी तौर पे आपकी नजर में क्या गलतियां हैं जो हमारी यूथ की तरफ से हो रही होती हैं कि वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते? आइडिया भी समटाइम्स होता है, समटाइम्स होता है कि अच्छा उस आइडिया के लिए बहुत कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट वो नहीं कर पा रहे होते। जी जी, देखें, सबसे पहले तो मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का, ये क्लियर करना चाहती हूँ। बिकॉज इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्सअप करते हैं। वो समझते हैं कि हमें कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है वी आर एंटरप्रेन्योर, हालांकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो लोग, इस दो चीजें जो होती हैं एंटरप्रेन्योर होने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एक चीज जो है कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, आपको पैशनेट होना चाहिए इस चीज के बारे में। सेकंड चीज ये है कि आपको किसी भी मुआशरे में कोई भी मसला हल करने के लिए अपनी जो है कंट्रीब्यूशन करनी होगी। किस तरीके से कोई जिद्दत करके, कोई इनोवेशन करके, कोई क्रिएटिविटी से इस्तेमाल करके। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास ये दो चीजें होंगे तब आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकेंगे। अदरवाइज बिजनेस इज समथिंग एल्स। बिजनेस वो होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मार्केट में एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सर्विसेज कर रहे हैं आप उसकी, तो उसको कंटिन्यू करना या उसको कॉपी करना वो बिजनेसेस हैं। आप कैसे खाती हैं? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी स्टेटमेंट में। तो वही मैं कह रही हूँ, सबसे पहले हमें कंफ्यूजन, आप कह रहे हैं ना यूथ को कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होता, आपके पास आइडिया है, आपने एक चीज को स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है आपका, ठीक हो गया, आप उसको लेकर चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर तो आप हैं ना, विजन तो आपका है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी टू कट यू, एंटरप्रेन्योर तब होंगे जब आप उसी जो एग्जिस्टिंग चीज में कोई नई चीज लाएंगे। अच्छा, जो इनोवेशन अगर आप इनोवेशन अगर आपने कोई की ना, तो वो जो है आपकी, आप तब उस एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस नहीं है? कम्युनिटी सर्विस इसको आसान करते हैं। आप क्या करती हैं लोगों को? नहीं, इसलिए मैं इस तरफ आना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज डिफाइन करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि माइंड में आप हैं क्या, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए यूथ को या वुमेन को स्पेशली, कि सबसे पहले जो भी उनके पैशनेट उनके पास है या जो भी स्किल है उनके पास, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको किस तरीके से मार्केट में फिट इन कर सकती हैं। क्योंकि मार्केट्स में बहुत गैप्स होते हैं, ठीक है ना, उन गैप्स को आपने फिल करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फूड के बिजनेसेस हर कोई करता है, क्लोथिंग के बिजनेसेस हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आपने क्या यूनिक चीज मार्केट में लाई है दैट यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम अपनी यूथ को
एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका रुझान लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, बिल्कुल। आप कैसे स्टार्ट किया जाए? अच्छा, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मैं तो हर एक को यही मशवरा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को यही गाइडेंस करती हूँ कि आपको माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपने अपने आप को आइंदा 10 सालों में कहाँ देखना है। ओके, ठीक है ना? अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आप अपना रोड मैप अकॉर्डिंगली उस तरीके से आप उसको फ्लो कर सकें। एग्जैक्टली। तो मैं हर एक को यही जो है एडवाइस करती हूँ कि अपना विजन सेट करें, उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स एंड टारगेट्स को सेट करें, ऑब्जेक्टिव्स को अपने विजन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा विजन है कि मैंने यूथ को एम्पावर करना है या ख़वातीन को एम्पावर करना है, तो मैं अपने गोल एंड टारगेट उसके लिहाज से सेट करूंगी कि मुझे आइंदा 5 सालों में ये चीज़ें अचीव करनी है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है मुझे। तो मैं अपने गोल सेट करूंगी अकॉर्डिंग टू माई विजन। ठीक है ना? इसी तरह जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना विजन क्लियर करें और फिर अपने जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि देखिए ना, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। आप मार्केट में जाके नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा आता है और मैंने शुरू कर देना है। तो वो ये कुछ अरसे तक तो वो सर्वाइव करेगा, लेकिन 2 साल 3 साल उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती। इसलिए हम लोग जो है वुमेन को एंड यूथ को यही, बल्कि हर एक को जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम यही कहते हैं, हम फोकस भी करते हैं उनको कि आपका बिजनेस प्लान क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट नीड टू फॉलो दो स्टेप्स जो आपने प्लान किए होंगे। एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? इसी वजह से फेल होते हैं बिकॉज वो जिस मार्केट में जम करते हैं उस मार्केट में वो ट्रेंड नहीं होता या उस गैप को फिल नहीं कर रहे होते। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, मेरा पैशन है कि मैंने बेकिंग करनी है। अब मैं बेकिंग उस जगह पे कर रही हूँ जहाँ पे हजारों लोग बेकिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर एक जैसी मोनोटोनस होगी और सैचुरेशन उस मार्केट में होगी, तो कुछ अरसे के बाद वो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। मार्केट में सबसे पहले आपने देखना कि जरूरत किस चीज की है। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है। अगर आप गैप को फिल कर रहे हैं तो वो चीज उठेगी। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की। ठीक है ना? जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कमी तो पूरी कर रही थी मैसेजिंग की, लेकिन इतना इंस्टेंट जो है सर्विसेज कोई भी नहीं दे रही थी। तो उसने, आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरह अपनी मार्केट बनाई है। आप देख रहे हैं ना? इसी तरीके से अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का विजन बताती हूँ कि जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था विंडोज का, उनका विजन ये था कि हम आइंदा 10 सालों में हर डेस्क पे डेस्कटॉप देखना चाहते हैं। सही। और आज देखें एवरीवन इज यूजिंग लाइक दिस। ठीक है? सो इसी वजह से अगर आपका विजन क्लियर होगा और आप प्लान उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और पाकिस्तान में स्पेशली खवातीन को एम्पावर करना ज़रा हम सब समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स की तरफ उनको लेकर आना ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस साइड पर आए। आपका प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा प्लेटफॉर्म इसलिए यूनिक है क्योंकि मैंने ऑर्थोडॉक्स किस्म का जो स्टाइल है वो अडॉप्ट नहीं किया। मैंने खवातीन को अवेयरनेस दी है थ्रू माई सोशल मीडिया। मैंने वर्चुअल वुमेन कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई हैं। मैंने फिजिकली भी जो है वुमेन की कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई हैं ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिसमें वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर सके, एक दूसरे को गाइड कर सके, एक दूसरे की सर्विसेज यूज कर सके, एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सके। ये चीजें ना बहुत कम है पाकिस्तान में। बिकॉज आप किसी भी इलाके में हैं, आप दूसरे इलाके की खवातीन से, एंटरप्रेन्योर से आप किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बातों का आप अच्छे आइडियाज भी उनसे ले रहे होते हैं। वैल्यू एडिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डेफिनेटली कोई चीज़ तो आपके अंदर, आप 100% तो परफेक्ट नहीं होते। तो जब आप वो शेयर करते हैं तो दूसरे की भी हेल्प आउट होती है उससे। जिस तरह अगर मैं करवाती हूँ वुमेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, खवातीन के लिए अमूमन बहुत मुश्किल होता है कि वो घरों से निकले। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम होता है कि अपनी फैमिली के साथ घरों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरा जो है उसका यही फायदा होता है कि मैं उनको गैदर कर लेती हूँ ऑनलाइन ही। वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकती हैं, एक दूसरे की सर्विसेज, इवन जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवा देती हूँ ताकि उनकी सर्विसेज उन बड़े ब्रांड्स वाले भी यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, कोई फैशन डिजाइनर है जो अपने स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि उसको किसी बड़े ब्रांड के साथ कनेक्ट करवा दूं ताकि उसके जो एक्सपर्टीज हैं वो बड़े ब्रांड वाले भी यूज कर सके। सही।
ठीक है, यही होता है ना कि वैल्यू एडिशन आप कर लेते हैं अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स में इसी फॉर्म में. ग्रेट. मैं साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इसी तरह से काम करते रहें. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे हैं स्पेशली फॉर यूथ एंड फॉर द वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ने के. हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है. ब्रेक से वापस आएंगे, एक और जबरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे. बहुत ही अच्छे मौजू पर हमें बात करनी है. रहिए हमारे साथ. दिस इज राइजिंग पाकिस्तान. बाबर ने फुफोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा. फुफो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में. कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी. क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ. तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरफ सोचो. ऐसे जायदाद ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला. क्या बात कर रही हूँ? इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली. हाय हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया. अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती. आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी. सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया. और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली. बाबर, बाबर गड्डी. बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया. तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है. सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें. सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत. सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो. सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है. एक जरा सोचने दो. कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो. 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो. मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो. अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो. पीटीवी होम पर. इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है. और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर. एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना. इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर. अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर. शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान. अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान.
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں موسم سرما کے حوالے. سرما ہی کہتے ہیں نا ونٹرز کو. جی جی جی. سرما کے حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی اسکن کنڈیشن. ہم اکثر اسکن کیئر کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آئلی اسکن والے کیا کریں, کمبینیشن اسکن والے کیا کریں, ڈرائی اسکن والے کیا کریں, لیکن کچھ اسکن کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ونٹرز میں ہر طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ خراب ہو جاتی ہیں, ٹریگر ہو جاتی ہیں, ٹریگر کر جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ کنڈیشنز کون سی ہیں, آج ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. روزیشیا ہے, ایگزیما ہے, بہت ساری اور کنڈیشنز ہیں. سو وہ ان کو آپ کس طرح سے ونٹرز میں مینیج کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹیٹک فزیشین اینڈ سرجن ہے ہماری فیوریٹ ڈاکٹر آمنہ عثمان نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم شعیب, اینڈ nice to see you on this platform. Thank you so much. And nice to see you it's a pleasure to be here. Thank you very much. آپ خود کیا کر رہی ہیں اپنی اسکن کے ساتھ اس موسم میں, پہلے یہ بتائیں. میں صرف نیندیں پوری کر رہی ہوں. So it's giving a nice glow. یہ آپ نے گرم پانی بھی آج سے شروع کر دی ہے؟ وہ اس لیے کہ سردیوں میں جہاں جہاں اسکن کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں, فلو, نزلہ, زکام بھی بڑھ جاتا ہے, گلے کے ایشوز اینڈ تھروٹ ایچنگ, تو اس لیے میں نے کہا ذرا آواز نکلتی رہے ڈیورنگ دا شو, تاکہ اچھی اچھی باتیں سب کو بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کون سی اسکن کنڈیشنز ہیں جو کہ ونٹرز میں ٹریگر کرتی ہیں؟ اوکے سر, دیر لاٹ. جیسے آپ نے تذکرہ کیا روزیشیا کا, ایگزیما, سورائسس, اور سب سے امپورٹنٹ ہیئر فال, سیبورک ڈرماٹائٹس جو بالوں کے اندر خشکی آ جاتی ہے, یہ سب بڑھ جاتا ہے. اور جو باقی ایگزسٹنگ لیجنز ہوں, جیسے اگر ایکنی ہو, ملازمہ ہو, کیونکہ ہمارے گھروں میں عادت ہوتی ہے نا کہ سردیوں کی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے, باہر بیٹھ کے مالٹے شالٹے کھا رہے ہوتے ہیں, دھوپ لگوا رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ دھوپ میں بیٹھیں گے, سردیوں کی ہو یا گرمیوں کی ہو, تو آپ کا ملازمہ بھی بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ایکسٹریملی ڈرائی اسکن لیڈس ٹو پرجنگ, ایکنی بڑھ جاتی ہے آپ کی. تو یہ کچھ مور کامن کنڈیشنز ہیں جو سردیوں میں دھوپ میں نہ بیٹھیں. سردیوں میں دھوپ میں نہ بیٹھیں, اور اگر آپ کا وائٹامن ڈی کم ہے تو اس کی گولی کھا لیں تاکہ آپ کا چھائیاں نہ بڑھیں. اچھا, سورج کی شعائیں اتنی ہماری اسکن کے لیے خطرناک ہیں؟ ناٹ اتنی خطرناک, لیکن ہاں کچھ اسکن کنڈیشن سے ورس ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو پری ایگزسٹنگ ملازمہ وغیرہ ہے تو پھر اس کو اوائڈ کریں, اور اگر آپ نے سن بات کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ فیس کے اوپر سن بلاک لگا لیں. میں یہ پوچھنا لگی تھی, اگر ہم سن بلاک لگا کر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے؟ ڈیپینڈس کہ آپ کیسے. ہاں ایگزیکٹلی, اگر آپ سن بلاک لگا کے دھوپ بیٹھ جاتے ہیں, آئی ایم شیور کہ دھوپ ناٹ دیٹ ایکسٹریم دھوپ, مائلڈ قسم کی دھوپ ہو, سن بلاک لگا کے آپ نے 10-15 منٹ گزار لیے, ٹھیک ہے. لیکن ایکسٹریم سمر ہے یا ایکسٹریم سن لائٹ ہے, اور آپ 4 گھنٹے دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے کھا رہے ہیں, ڈزنٹ میک ڈیسنٹ کمبینیشن. یا ایسا کریں کہ اس طرح بیٹھیں کہ پیچھے سے دھوپ پڑ رہی ہو. ایگزیکٹلی. لیکن دھوپ جو ہے نا اس نے آنا ہے آپ طرف سے نا, سو اٹس مور آف اے یو وی لائٹ. ٹھیک ہے. سو اٹ ول بی آن دا فیس فرام آل اوور, بے شک آپ کمر کر کے بیٹھے یا بے شک آپ فیس کر کے بیٹھے. وائٹامن سی جو ہے وہ مالٹے گھر کے اندر بیٹھ کے کھائیں. نہیں, وائٹامن سی جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کمرے میں بیٹھ کے کھا لیں, اور وائٹامن ڈی کی گولی کھا لیں. ہاں, تو جو آج کل زیادہ امپورٹنٹ ایشو آج کل بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, دیٹ از ہیئر فال. It has risen badly. ہم نے اتنے ہیئر فال کافی سارے سالوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں, اتنا ہیئر فال نہیں دیکھا جتنا ہم اس سیزن میں دیکھ رہے ہیں. مے بی بیکاز آف سیبورک ڈرماٹائٹس, مے بی بیکاز آف دا پور شیمپوز اویلیبل, اور یہ جو کاسمیٹک پروڈکٹس ہیں, اور پھر آج کل DIY ہوم ریمیڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور پھر یوٹیوب ڈاکٹر, اور پھر گوگل ڈاکٹر, اور پھر یو نو وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ. آپ نے اس بارے میں کیا پڑھا ابھی تک کہ اس دفعہ زیادہ کیسز کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں؟ ہیئر فال اٹس ایوری ویئر, جس سے پوچھو کہتے ہیں ہیئر فال. یس, ا لاٹ آف ہیئر فال. دے کین بی مینی ریزنز, جس میں مجھے یہ لگا ہے کہ سب اسٹینڈرڈ شیمپوز اینڈ سب اسٹینڈرڈ ہیئر کریمز اینڈ سیرمز اور پروسیسنگ, ایک. اور نمبر 2, ہمارے آج کل کے یوتھ بہت شوقین ہو گیا ہے, اور اکوپمنٹ بہت یوز کرتے ہیں ہیئر کے اوپر, جیلز بہت یوز کرتے ہیں, ڈرائرز اینڈ جو آپ کے اسٹریٹنرز ہیں اس سے, اور پھر پرابلی ہمارا ڈائٹ کافی ڈیفیشینٹ ہے, اینڈ جو ہمارا سارا کلائنٹ ہے وہ بڑے ایک مارکیٹ کا فارمڈ پروڈکٹ کھانا شروع ہو گیا ہے, جبکہ گھریلو کھانا جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. سو اٹس مور آف اے ریپلیسمنٹ آف اے ہیلدی فوڈ ود آل دا جنک فوڈ. تو یہ ساری ریزنز ہیں. پھر یو نو لیک آف سلیپ, آپ کے انڈر لائنگ ڈیفیشنسیز, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, اسٹریس obviously. تو اگر آپ جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ کی ہیں اگر آپ ان کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا ہیئر فال رک جاتا ہے. اوکے, ڈیپینڈس, کیونکہ سم ٹائم اگر آپ کا ہیئر فال اتنا ایکسٹینسو ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں, اس میں میڈیکیشنز کر سکتے ہیں, کچھ آج کل بڑے ریسنٹ ٹریٹمنٹس ہیں اس کی طرف جایا جا سکتا ہے. لیکن ہاں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو پورا کرنا از ویری امپورٹنٹ, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, اسکن کنڈیشنز کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے, ایک تو آپ نے بتایا کہ جو ڈرائنس ہو جاتی ہے بالوں میں, سوری, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائنس ہے اس سے بھی ہیئر فال آپ کا ہو رہا ہوتا ہے, اور کیا کیا جائے؟ بیکاز جو آپ کا سیبوریا ہے نا,
आपके सर्दियों के अंदर मफलर पहना हुआ है, तेज गर्म पानी से वॉश कर रहे हैं, रोजाना वॉश नहीं कर रहे, डिले है वॉश में, तो आपका जो सेबोरिया बिल्ट हो रहा है स्कैल्प के ऊपर, उससे आपका पीएच ऑल्टर होता है, उससे आपका हेयर रूट वीक होता है और हेयर फॉल बढ़ता है. तो इन एनी ऑफ द केस अगर आपको हेयर फॉल के लिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या सेबोरिया है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू द कॉज डील करना है. ठीक है, सेबोरिया को डील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे खवातीन शावर लेके निकलते हैं, इवन मैन आई एम नॉट श्योर वो स्टोल्स लेते होंगे, कैप्स पहन लेते हैं, निकलते हैं, गीले बालों को बांध लिया और ऊपर रैप कर लिया और ऊपर स्टोल कर लिया वूल का, वो आपके ह्यूमिडिटी को ट्रैप करता है, फिर पीएच ऑल्टर होती है, फिर सेबोरिया बढ़ता है. तो ये सारी चीजों को मैनेज करना है कि आप जब सर्दियों में वॉश करें स्कैल्प को, नीम गर्म पानी से वॉश करें, फ्रीक्वेंट वॉश करें. सर्दियों में लोग नहाते नहीं, कहते हैं सर्दी बहुत है, हफ्ते में 1 मरतबा नहाते हैं. ठीक है, डेली वॉश करें. मैं डेली वाला हूँ, डेली ट्वाइस वाला हूँ. मेरे घर में तो लड़ाई इस बात की, मैं कहता हूँ नहाओ तो मेरी मदर इन लॉ कहती है नहीं पुत्र बहुत ठंड है. बहुत ठंड है. हाँ, यही गाल है कि बहुत ठंड पीछे जो है ना, लोग वॉश नहीं करते स्कैल्प अपना, फिर खवातीन के लंबे बाल होते हैं. ठीक है, तो वो सेबोरिया ट्रैप हो जाता है और फिर वो वॉश नहीं होता, और फिर वो सेबोरिया इटसेल्फ सेबोरिया को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली जब आपका सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर फंगस बनना शुरू हो जाती है. फंगस बनना शुरू हो जाए तो दैट क्रिएट्स अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट दैट अट्रैक्ट्स मोर फंगल फॉर्मेशन. इफ यू डोंट वॉश इट प्रॉपरली, वो आपका एक तो सेबोरिया बढ़ता रहेगा, उससे आपका पीएच ऑल्टर होगा, स्कैल्प आपका यू नो एज रिक्वायर्ड नहीं होगा, हेयर रूट आपका वीक होगा, हेयर फॉल बढ़ेगा. अच्छा, इसमें लेकिन आपने कहा बहुत गर्म पानी से आपने नहीं वॉश करना, टू लॉन्ग शावर्स ना करें. ठीक है, गीले बालों को बांधे नहीं, कवर ना करें, वार्म रैप्स कर लेते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो फटाफट टोपी और शॉले पहन लेते हैं. ब्लो ड्राई कर लें हल्का सा? नो, लेट इट ड्राई इन एयर ड्राई, और उसके बाद आप अपना कवर करना है जो कर लें. इसमें शैम्पू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? शैम्पू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि हमारे मार्केट में आजकल अच्छे शैम्पूज नहीं आ रहे. आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट रीजन. इफ यू इवन टेक हाई एंड ब्रांड, वो भी कोई सब स्टैंडर्ड ही शैम्पू दिखने में भी लग रहा होता है और क्वालिटी में भी और एंड रिजल्ट्स में भी. आई एम नॉट श्योर द रीजन, लेकिन ये कि हाँ आजकल फिर इट्स बेटर कि आप मेडिकेटेड शैम्पूज की तरफ चले जाएं, बिकॉज दे हैव अ बिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो जो रैंडम ओवर द काउंटर शैम्पूज हैं, आई थिंक उससे अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आर जनरेटिंग. बल्कि आजकल हमने रिसेंटली देखा है कि लोग अपने किसी भी जनरल स्टोर से शैम्पू खरीदते हैं और 2 दिन वॉश करने के बाद उनका सर पत्थर जैसे बाल हो जाते हैं. ठीक है, वो शैम्पू पुअर शैम्पू यूज करने से, और उसमें आप कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते. यू हैव टू गो द शैम्पू अगर आप खरीद रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए? कुछ इंग्रेडिएंट्स आप, क्योंकि अब लोग ज्यादा देख के ही परचेज कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो पाकिस्तान की मार्केट है ना, उसमें आप जो डब्बी पे लिखा हुआ है ना उसको तो भूल जाए. इज बिकॉज नॉट श्योर कि जो डब्बी पे लिखा हुआ है वो है कि नहीं है. ठीक है, और जो नहीं लिखा हुआ यू नॉट श्योर वो हो. ठीक है, सो अगर आपको हेयर लॉस आ रहा है तो आप अपने बायोटिन शैम्पूज के साथ जा सकते हैं. ठीक है, मल्टीविटामिन शैम्पूज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आजकल शैम्पूज की बड़ी वैरायटीज होती हैं. कलर्ड हेयर के लिए डिफरेंट शैम्पूज आ रहे होते हैं, ड्राई डैमेज हेयर के लिए डिफरेंट आ रहे होते हैं, कर्ली हेयर्स के लिए डिफरेंट आ रहे होते हैं, तो कोई प्रो वाइटामिन शैम्पूज होते हैं. सो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. अगर आपको सेबोरिया है, उसके शैम्पूज फर्क है, जिंक पेरिथियोन के साथ शैम्पूज आ रहे होते हैं. सो इट्स एंटायरली यू नो. और एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको पे किया जा रहा होता है, खुदारा उनकी बात ना इतनी सुना करें. अगर वो आपकी स्किन कंडीशन के लिहाज से कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपके फेस का है, वो आपके बालों के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपर्ट राय इसमें जरूर शामिल करें. रोजेशिया, क्या करें रोजेशिया की जो कंडीशन जिन लोगों को होती है सर्दियों में, क्योंकि वो एग्रीवेट हो जाती है, क्या किया जाए? बिल्कुल, बेसिकली रोजेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके पहले समझा जाता था कि ये ट्रीट ही नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हो सकता. इट इज वेरी वेरी ट्रीटेबल. लेकिन हाँ, कुछ ट्रिगर्स हैं जो इसको वापस ले आते हैं, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है. उसको मैनेज करने के लिए कुछ टॉपिकल क्रीम्स हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस हैं, देन अवॉइडिंग ट्रिगर्स. ट्रिगर्स के अंदर स्पेसिफिकली कॉफी, कोला, स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, एंजाइटी, हीट, फोटो सेंसिटिविटी, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल, ब्लीचेस, फेशियल्स, ये सब कुछ उसको ट्रिगर कर देता है. तो सबसे पहले तो आप अपना ट्रिगर नोट करें और उसको डील करें. और अभी आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो बड़ा अच्छा रोजेशिया को ट्रीट करते हैं. मतलब वी हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कई सालों से रोजेशिया को डील कर रहे थे, और 2-3 सेशन लेजर्स के हमने किए और वो ठीक हो गए. सो रोजेशिया इज क्वाइट मैनेजेबल. सर्दियों में ट्रिगर कर जाता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, एंड ड्राइनेस के ऊपर आप प्रोडक्ट. मुझे कह रहे थे बाजी मर जाएगा, इसको छोड़ दे बाजी. नहीं, बेचारा तो खैर नहीं था. हाँ, वो तो फिर बेचारा बन गया ना बेचारा.
मैं ठीक किया हाँ ऑब्वियसली ठीक किया, उसको इस माना चीज को लाजमी सपोर्ट था। नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस जो आपने बात की, मुझे लगता है ये हर लड़की को आना हर चाहिए। लड़की को, yes. सिचुएशन इस तरह की एंड खुदा ना नॉट जस्ट खास्ता सेल्फ डिफेंस सबीन, वो जो आपके साथ कर रहा है ना जाने क्यों के साथ कर चुका होगा और आगे चल के कितने के साथ करता, तो एक लेसन उसे देना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है, यस। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली। ये सुन के ना वैसे ही बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है ओवरऑल भी अगर देखा जाए, बिकॉज हैरेसमेंट बेसिकली एग्जिस्ट भी करती है यहाँ पे। अनीता, ये खेल आपका एक डिसिप्लिन होता है, और स्पेशली जब आप फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, जिस तरह भी आपने वाकया भी बताया, आपको मेंटली कितना अच्छा लगता है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड होती हैं कि आप कहीं जाएंगी तो कोई आपको देख नहीं सकता। हमारी बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस, फिजिकल पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान।